नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। अब तक हम लोग सेट 1 और सेट 2 का डिस्कशन कर चुके हैं और उसका वीडियो भी हम डाल दिए हैं साइट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन मूल भौतिक राशियां हैं? मूल भौतिक राशि है तो हम लोगों को पता है कि टोटल जो मूल भौतिक राशि है वो टोटल कितने हैं? 7 हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय 3 हो गया, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता 3 3 6 हो गया। एक पदार्थ का परिमाण होता है। पहला क्या हो गया हम लोगों का? लेंथ, लंबाई। दूसरा हो गया द्रव्यमान, मास। तीसरा हो गया टाइम, समय। एक टी से टेम्परेचर, ताप। उसके बाद हो गया इलेक्ट्रिक करंट, एसी। 3 और 2 कितना हो गया? 5। इलेक्ट्रिक करंट के बाद ज्योति तीव्रता, और पदार्थ का मोल। ये मूल भौतिक राशियां हैं टोटल। तो याद रखना है हम लोगों को, टोटल मूल भौतिक राशियां कितनी है? 7 है। ये यदि 7 याद रखेंगे तो इनमें से जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 7 में से कोई एक दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन टिक आउट करेंगे। और ये 7 में से कोई, मान लीजिए ये दे देता क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन मूल भौतिक राशि नहीं है, तो ये 7 में से क्या करता? 3 ऑप्शन में देता, एक ऑप्शन में वो नहीं देता। तो ये हमारा टोटल मूल भौतिक राशि हो गया। 3 3 याद करके रखेंगे। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, और क्या हो गया? समय हो गया। इधर 3 हो जाएगा, तापमान, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, और एक हो जाएगा पदार्थ का मोल, 7वां। लंबाई की मात्रक की बात करेंगे तो लंबाई की मात्रक जो ये जो होता है वो मीटर में होता है। ये जो बता रहे हैं आपको ऐसा यूनिट में हम बता रहे हैं। मास का जो होता है वो किलोग्राम होता है। टाइम का आपका सेकेंड हो जाता है। तापमान का जो आपका होता है वो केल्विन होता है। और विद्युत धारा का एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ का परिमाण का मोल। इस प्रकार 7 का मात्रक भी याद आप रखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मूल भौतिक राशि है? तो बल तो है नहीं, वेग है नहीं, कार्य है नहीं, विद्युत धारा। तो याद रखेंगे कौन कौन सा हो जाएगा 7 हमारा? तो लंबाई, द्रव्यमान और समय 3 हो गया, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता 3 3 6, एक पदार्थ का मोल। अब एक आता है व्युत्पन्न मात्रक भी आता है। तो मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न, इसका नाम ही है व्युत्पन्न से ही है कि ये किसी के द्वारा ये उत्पन्न किया गया है। तो इसको कैसे पहचानेंगे? जब किसी भी भौतिक राशि में जब आपको एक से अधिक उसमें क्या दिखे? सिंबल दिखे या मात्रक दिखे। जैसे मान लेते हैं, हम लेते हैं बल। बल का फॉर्मूला क्या होता है? ma होता है। क्या होता है? ma होता है। अभी m क्या है? तो ये इसका क्या ऐसा यूनिट है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या होता है? ये जो होता है आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो ये आपका हो जाएगा मीटर पर यूनिट, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखिए इसमें एक से अधिक सिंबल है कि नहीं? एक केजी हो गया, मीटर हो गया, सेकेंड हो गया। तो ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। उसी तरह आप वेग का भी देखेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए एक मीटर भी है, एक सेकेंड भी है, तो एक से अधिक हो गया। उसी तरह कार्य का हम लोग लिखेंगे तो कार्य जो W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये भी क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? विस्थापन। ये तो हमारा मीटर ही हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। एक से अधिक है कि नहीं? तो इस तरह हम पहचान सकते हैं। तो सिर्फ मूल भौतिक राशि में आप देखिएगा सिंबल एक ही होगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर, तो ए से डिनोट करते हैं। यदि लंबाई की बात करेंगे तो ये मीटर। जो भी हम चर्चा कर रहे हैं ऐसा यूनिट में कर रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की चर्चा कर रहे हैं। मास की बात करेंगे तो ये केजी होता है। मास की बात करेंगे तो क्या होता है? केजी। यदि हम टाइम की बात करेंगे तो सेकेंड होता है, जो सिर्फ एस से लिखते हैं हम लोग। उसके बाद टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये केल्विन होता है, जो के से लिखते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो ये एम्पियर यहाँ बता ही दिए। ज्योति तीव्रता की बात करेंगे तो कैंडेला होता है, CD होता है। उसके बाद मोल पदार्थ की बात करेंगे तो वो मोल होता है, जो MOL लिखते हैं। तो इस प्रकार इसमें सिंबल हमारा एक ही होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा। मापन के लिए ये भी याद रखेंगे कि 4 पद्धतियाँ अपनाई जाती है। नाम भी सुने होंगे, CGS। उसके बाद दूसरा FPS, तीसरा MKS, चौथा SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS में क्या है? ये देखिए, C से जो होता है सेंटीमीटर। ये लंबाई को CGS में जो मापते हैं, लंबाई को CGS में वो हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं। और द्रव्यमान को जो CGS में मापते हैं वो ग्राम में मापते हैं। किससे? ग्राम में। और टाइम जो सेकेंड टाइम जो हो गया T, इसको जो मापते हैं हम लोग सेकेंड में मापते हैं। FPS, यहाँ जो लंबाई मापते हैं यहाँ पे हम लोग क्या मापते हैं? फुट में। किसमें? फुट में मापते हैं, FPS में। उसके बाद ये P से हो गया पाउंड,
मास को जो हम लोग द्रव्यमान को मापते हैं उसमें किस में, पाउंड में मापते हैं। सुने होंगे जैसे गोला वगैरह जो फेंकते हैं बोलते हैं अच्छा इतना पाउंड का है ये टाइम जो हो गया यहाँ भी सेकेंड ही टाइम रहता है। यहाँ पे जो लंबाई है वो हम लोग मीटर में मापते हैं और द्रव्यमान जो है किलोग्राम में मापते हैं और टाइम जो है सेकेंड में मापते हैं। इस प्रकार आप लोगों को समझ में आया होगा। 4 पद्धति हो गया, कौन कौन सा हो गया, एक तो CGS हो गया, एक FPS हो गया, एक MKS हो गया। टाइम देख रहे हैं तीनों में, टाइम तीनों में क्या है, सेकेंड ही है, सिर्फ लंबाई और द्रव्यमान का मात्रक बदल रहा है। एक SI हो गया, यही SI के तहत हम लोग 7 को पढ़ते हैं, 7 को मूल राशियाँ जो जोड़ी गई थी वो इसी SI के तहत। ये SI में जो मात्रक है वही MKS में है, तो ये दोनों में सेम है, सिर्फ SI में जो है हमारा टोटल मूल मात्रक की राशियाँ जो लाई गई थी वो टोटल 7 लाई गई थी। इस प्रकार पूछ ले कि CGS पद्धति में बताइए लंबाई का मात्रक क्या है, तो सेंटीग्राम बताएंगे। ऐसा नहीं कि एकदम जल्दबाजी में मार देंगे लंबाई का मीटर मार देंगे, क्योंकि पढ़े हैं कि मीटर। ये ध्यान देना है कि किस पद्धति में पूछ रहा है। MKS में पूछ रहा है तो मीटर देंगे, FPS में पूछ रहा है तो फुट देंगे, CGS में लंबाई का मात्रक पूछ रहा है सेंटीमीटर। यदि ये पद्धति में से कुछ भी नहीं देता है, सिर्फ ये दे देता है कि आप बताइए लंबाई का मात्रक क्या होता है और दे दे सेंटीमीटर, फुट दे दे और मीटर भी दे दे और एक से अधिक ऑप्शन रहे, तो मान लीजिए ABC दे और AB भी दे, दोनों A में भी C सेंटीमीटर रहे, B में फुट रहे, दोनों मारेंगे। लेकिन पूछे SI में पूछे तो SI में वही मात्रक बताएंगे जो MKS में मात्रक है। तो इस प्रकार शायद आप लोग को समझ में आया होगा। तो 7 मूल राशि ध्यान में रख लीजिएगा, कौन कौन सा है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, 3 हो गया। उसके बाद तापमान हो गया, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता 3 3 6 हो गया। उसके बाद एक आपका क्या हो गया, पदार्थ का, ये आपका एक जो हो गया आपका जो मूल जो होता है पदार्थ का परिमाण जो आपका जिसका SI यूनिट मूल होता है। सबका SI यूनिट भी याद रख लेंगे और साथ का साथ याद रख लेंगे, बाकी बात बन जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को AC बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, और दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो बोला जा रहा है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में कौन परिवर्तित करता है। पहला डायनमो, दूसरा मोटर, तीसरा ट्रांसफार्मर और चौथा आपका रेक्टिफायर हो गया। AC को DC में कौन बदलता है, AC को DC में कौन बदलता है। चलिए पहले डायनमो की बात करते हैं हम लोग। डायनमो, मोटर और एक हम लोग जो बात करेंगे ये आपका हो जाएगा ये जनरेटर की जो बात करते हैं हम लोग, विद्युत जनित्र जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। डायनमो, सबसे पहले डायनमो की बात करेंगे। डायनमो क्या करता है, ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो डायनमो जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। आप देखे होंगे डायनमो को जोड़ दिया जाता है, जब कोई मशीन वगैरह जनरेटर वगैरह चलाते हैं तो वहाँ डायनमो लगा दिया जाता है, वो घूमता है तो उससे क्या होता है, बल्ब जलता है। इसका मतलब उसको घुमाने के लिए पहले हम कुछ अलग एफर्ट लगा रहे हैं ताकि बॉल हमारा जले। इसका मतलब बॉल जलने का मकसद क्या हो गया कि वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा को लाने से पहले इसको क्या कर रहे हैं, हम घुमा रहे हैं, यानी कोई एफर्ट लगा रहे हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, जिसको हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो ये पहले मैकेनिकल एनर्जी दिए यानी यांत्रिक ऊर्जा दिए डायनमो को, तब उसने क्या किया, बल्ब जलाया, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न किया, विद्युत ऊर्जा मुझे दिया। इस प्रकार याद रखेंगे, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब बात करते हैं मोटर की। मोटर क्या करता है, मोटर को आप देखे होंगे, वो पंखा में मोटर लगा हो या खेत पटाने के लिए मोटर जहाँ भी हो, तो आप देख रहे होंगे कि मोटर चलाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, करंट देते हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं या इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। जैसे देते हैं तो वो पानी देने लगता है, या पंखा में लगा हो तो पंखा घुमाने लगता है, यानी वो कार्य करने लगता है। इस प्रकार वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में करता है, क्योंकि बिना करंट के चलेगा नहीं। बोलता है आप हमको दीजिए ऊर्जा के रूप में, सबसे पहले क्या दीजिए, आप इलेक्ट्रिक करंट दीजिए, विद्युत धारा दीजिए, तब आपका हम काम करेंगे, जो आपके लिए काम करेंगे वो मैकेनिकल एनर्जी के रूप में होगा। तो डायनमो और मोटर में आप विशेषकर याद रखिएगा, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि मोटर ठीक इसके विपरीत करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और ये दोनों किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। डायनमो मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये भी पूछता है, विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। सिद्धांत पे याद रखिएगा, और किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है ये भी याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं ट्रांसफार्मर की।
ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टेज को, जो अल्टरनेटिंग करंट आता है उसमें जो वोल्टेज होता है उसको घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। इसीलिए हम लोग घर में जब स्टेबलाइजर यूज करते थे तो देखे होंगे जब वोल्टेज कम रहता था तो क्या करते थे, वोल्टेज बढ़ाने के लिए खूंटी को ऊपर करते थे, स्टेप अप, और वोल्टेज जब ज़्यादा आता था उसको कम करने के लिए स्टेप डाउन करते थे। इस प्रकार एसी वोल्टेज को ये कम करने या ज़्यादा करने से ये संबंधित है। कौन, तो ट्रांसफार्मर। और ये भी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो जो डायनेमो और मोटर काम करता है, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। बात है स्टेप डाउन। जैसे मान लीजिए हम लोग जो मोबाइल चार्ज करते हैं, आप देखे होंगे जो मोबाइल चार्जर हमारा होता है, और जबकि हमारे बोर्ड में कितना आता है, 220 वोल्ट आता है। क्या ये 220 वोल्ट ये मोबाइल डायरेक्ट सहन कर पाएगा? नहीं। इसीलिए चार्जर की व्यवस्था की गई है। इसके चार्जर में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो इस वोल्टेज को क्या करता है, कम कर देता है। इसीलिए ताकि मोबाइल हमारा सुरक्षित रह सके और चार्ज भी हो सके, यानी इसको जो 4 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट चाहिए वही मिले, ताकि इसको कोई नुकसान नहीं हो। तो इसका मतलब मोबाइल चार्जर में कैसा ट्रांसफार्मर होता है, तो बोलेंगे स्टेप डाउन में। जबकि बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वॉशिंग मशीन वगैरह हमारा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया या तो फ्रिज वगैरह हमारा हो जाता है, तो उसमें आप देखे होंगे कि ज़्यादा मान लीजिए उसको वोल्टेज चाहिए, तो क्या करते हैं, उसको वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए स्टेबलाइजर लेते हैं, ताकि क्या हो, कम वोल्टेज में भी उसको कम वोल्टेज आए तो स्टेबलाइजर से वोल्टेज को बढ़ा के उसका हम यूज कर सकें। इसलिए वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज वगैरह हो गया, तो हम लोग उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। पावर ग्रिड में आप देखे होंगे कि जो पावर ग्रिड में जो होता है, पावर ग्रिड में तो बहुत वोल्टेज 11,000 वोल्ट आता है, पावर ग्रिड में आता है कि नहीं। तो पावर ग्रिड में जब 11,000 वोल्टेज आता है, कि 11,000 वोल्टेज को यदि सप्लाई करेगा तो बताइए पार्ट पुर्जा सारे जल जाएंगे कि नहीं, इलेक्ट्रिक पार्ट पुर्जे घर का। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर हर एक जगह लगाया जाता है। वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो 11,000 वोल्ट को कम करके वो हमको 220 वोल्ट या 440 वोल्ट ये हमको देता है। इसका मतलब वोल्टेज को क्या किया, कम किया, और उससे जो करंट फ्लो हो रहा था वो अल्टरनेटिंग करंट, तो वोल्टेज को कम किया। तो बोलेंगे जो हमारे गांव घर में ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि उस 11,000 वोल्टेज डायरेक्ट देखे होंगे गाँव में 11,000 वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्ट 11,000 की तार हमारे ट्रांसफार्मर से जुड़ी होती है। उसके बाद वो ट्रांसफार्मर हम लोगों को 220 वोल्ट या 440 वोल्ट जो भी हो वो हमें प्रदान करती है। इसका मतलब वोल्टेज को घटाया तो स्टेप डाउन, डाउन मतलब कम करना, अब वोल्टेज को बढ़ाया तो स्टेप अप। तो इस प्रकार बोल सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज मोबाइल चार्जर में, पावर ग्रिड में वगैरह यूज़ किया जाता है, जबकि स्टेप अप का यूजिंग वॉशिंग मशीन, फ्रीजिंग वगैरह ये सब में यूज़ किया जाता है। हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये तीनों का तीनों हमारा किस सिद्धांत पे कार्य किया बता दिए, कैसे काम करता है ये बता दिया। अब रेक्टिफायर यही क्या करता है, एसी करंट को, ये एसी करंट को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर एसी को किस में बदलता है, डीसी में बदलता है। उसी तरह एक इन्वर्टर याद रखिएगा तो आपका आंसर डी हो जाएगा। इन्वर्टर क्या करता है, इसका उल्टा काम करता है, ये डीसी को एसी में बदलता है, डीसी को क्या करता है, एसी में बदलता है। तो ये सब का सब याद रखिए। डायनेमो उल्टा काम करता है मोटर का, जबकि रेक्टिफायर उल्टा काम करता है इन्वर्टर का। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी करंट को, इन्वर्टर वही हो गया हमारा जो इन्वर्टर वगैरह घर में बोलते हैं जो बैटरी लगा होता है, तो यूँ कहें कि बैटरी में जो भी वो करंट होता है वो हमारा क्या होता है, डीसी करंट, और ये मुझे प्रदान करता है अल्टरनेटिंग करंट। तो क्या कर, जब बैटरी चार्ज होता है तो जो बैटरी होता है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट करंट, लेकिन इन्वर्टर लगाते हैं वो क्या करता है, उस डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलता है। तो याद रहे कि घर में जो इन्वर्टर है और जो इन्वर्टर के साथ साथ देखे होंगे बैटरी हम लोग रखते हैं, वही बैटरी चार्ज होता है ना तभी तो देते हैं, लेकिन इन्वर्टर देखे होंगे कि बैटरी का जो कीमत होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि इन्वर्टर का कम होता है। बैटरी का इसलिए ज़्यादा क्योंकि मेन जो है बिजली उत्पादन का सोर्स मेन वही है, जबकि इन्वर्टर का एक छोटा सा काम है कि बैटरी के पास जो स्टोरेज डायरेक्ट करंट ये जो है उसको क्या करता है, इन्वर्टर एसी में बदलता है, और एसी करंट ही सप्लाई होता है हमारे घरों में, ताकि ये एसी करंट लंबी दूरी को तय कर पाता है, इसमें नुकसान कम होता है और क्या होता है, और बढ़िया से यूज इसका किया जाता है। यही वजह है कि इन्वर्टर को लगाया जाता है। तो याद रखिएगा घर में इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है, जबकि रेक्टिफायर एसी को डीसी में, यानी इन्वर्टर उल्टा काम करता है रेक्टिफायर का, डायनेमो उल्टा काम करता है मोटर का। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है, यानी कौन सा है। बोल रहा है विद्युत का सबसे उत्तम चालक कौन सा, हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं किसमें से विद्युत चालक कहने का मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन बिना अवरोध का फ्लो हो। जैसे मान लीजिए ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन बिना अवरोध का फ्लो हो। जैसे एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया, एक और मान लेते हैं ये वायर है, ये 3 वायर है। मान लेते हैं इसमें से जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है एकदम बिना रोक टोक के पास हो रहा है, इसको कोई नहीं रोक रहा है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसको कुछ ना कुछ कोई ना कोई रोकने वाला कुछ है, इसमें क्या है बिल्कुल पास ही नहीं होने दे रहा है। तो इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग चालक क्या बोलते हैं, विद्युत चालक वाला तत्व क्या है,
तो एक एक करके पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता की बात करेगा तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि विद्युत चालक बोलते किसको हैं। तो बोलते हैं वैसा तत्व जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। जिसमें अभी जैसे बताया ये वायर है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से पास होते रहे, इसको कोई रोकने वाला नहीं हो। जैसे हम लोग पढ़े थे प्रतिरोध के बारे में, पढ़ते हैं कि प्रतिरोध किसी भी चालक का हुआ गुण है जो उस चालक पदार्थ से क्या करता है या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को पास होने में दिक्कत क्या करती है, पैदा करती है, उसे प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसमें प्रतिरोध काम ही नहीं करता। प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में इसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है या पास होने से दिक्कत करता है। तो चालक किसको बोलेंगे, वैसा तत्व जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाए उसे बोलते हैं विद्युत का चालक। लेकिन उसमें से भी सबसे अच्छा चालक जिसमें किसी भी प्रकार का प्रतिरोध हो ही नहीं, तो वो जो हमारा होता है वो होता है चांदी। कौन होता है, चांदी। 3 याद रखिएगा, चांदी जिसका सिंबल Ag होता है, चांदी से उस चांदी के बाद जो याद रखिएगा कॉपर Cu, उसके बाद याद रखिएगा एल्युमिनियम। उसके बाद क्या याद रखेंगे, एल्युमिनियम। तो हम लोग के दिमाग में आया होगा कि जब चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो तार के रूप में इसी का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, चांदी ज़्यादा महंगा होता है और ये इसकी उपलब्धता भी क्या होती है, कम होती है। तो फिर बोलेंगे चांदी से, फिर चांदी के बाद जो सबसे अच्छा है वो तो कॉपर है, तांबा। बोलेंगे तांबा की भी उपलब्धता क्या है, कम है और ये भी कॉस्टली होता है। इसके बाद ये एल्युमिनियम आता है, ये आसानी से मिल जाता है और ये कम महंगा होता है, जिसकी वजह से हम लोग एल्युमिनियम का क्या करते हैं, यूज करते हैं ज़्यादातर तौर पर। जबकि घरेलू जो वायर होता है ये सब करते हैं उसमें कॉपर रहता ही रहता है, कुछ घरेलू वायर में एल्युमिनियम भी देखे होंगे। तो इस प्रकार आप समझे होंगे कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, चांदी। उसके बाद कौन सा, कॉपर। उसके बाद एल्युमिनियम। और लोहा भी है, लोहा से भी करंट पास होता है। लेकिन हम तो वैसे ही पदार्थ को चुनेंगे जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो और कम खर्चा में भी उपलब्ध हो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भी उपलब्ध हो। तो वैसी चीज़ हमारा सबसे ज़्यादा ये एल्युमिनियम, उसके बाद हम ये यूज करते हैं। लेकिन विद्युत चालकता में सबसे अधिक कौन सा है, चांदी है। अब देखिए जो विद्युत चालकता, चालक से संबंधित जो आता है वो मेन जो क्वेश्चन है वो टेम्परेचर से याद रखना है हम लोग को। जैसे पूछता है तापमान बढ़ने पर किसी चालक पदार्थ का रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। तो वो देखते हैं इससे संबंधित। अब हम लोग देखते हैं कि यदि किसी चालक का तापमान बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो देखते हैं उसकी चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है या उसके चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान जैसे ही बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जैसे अभी बताया ये वायर है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से जा रहा है, इसमें आर है लेकिन कम प्रतिरोध, आर है लेकिन कम विरोध कर रहा है उसे जाने से, फ्री अवस्था में वो जा रहा है। जैसे तापमान इस तार का हम बढ़ाए तो क्या हुआ, इस तार का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो बढ़ जाएगा। जब ये बताइए प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन जो आसानी से फ्लो होगा उसमें कमी आएगी कि नहीं, वो फ्री अवस्था में ज़्यादा नहीं मूव कर पाएगा। जब मूव नहीं कर पाएगा तो कोई भी विद्युत चालक या विद्युत पदार्थ की जो चालकता होगी वो कम होगी कि नहीं, क्योंकि चालकता क्या है, एक गुण है। कैसा गुण है, तो किसी भी विद्युत चालक से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होता है, वही चालकता है। लेकिन आसानी से प्रवाहित होगा नहीं, क्योंकि ये तापमान बढ़ाने से ये प्रतिरोध, इलेक्ट्रॉन का विरोध करने वाला जो पदार्थ है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए उसकी चालकता घट जाती है। तो एग्जाम में पूछता है किसी भी विद्युत चालक की चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है जब तापमान बढ़ाते हैं, तो बोलेंगे तापमान बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेकिन आपका कंडक्टिविटी जो चालकता होगी वो घट जाएगी, आपकी चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दूसरा और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए तापमान बढ़ाने से किसी भी चालक पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं, उसका मान क्या होता है, जो कि रो के बारे में सुने होंगे, तो इसका भी मान क्या होता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार 2 क्वेश्चन। तीसरा ये पूछ ले किसी भी विद्युत चालक की विशिष्ट प्रतिरोध का मान यदि ज़्यादा हो तो उसका चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बोलेंगे चालकता घट जाएगा, क्योंकि तापमान बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध का भी मान बढ़ता है और विशिष्ट प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा तो उसकी चालकता भी क्या होगी, घट जाएगी। तो ये सब ध्यान देना है, मेन ये जो बातें हैं इसको याद रखिएगा। किसी भी विद्युत चालक का यदि तापमान बढ़ाते हैं, यूँ कहें कोई भी तार है, जैसे मान लीजिए तांबा की तार है, यदि उसको हम गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जिससे प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन बाधित होंगे, आसानी से नहीं फ्लो होंगे। हम जानते हैं कि करंट उसी को बोलते हैं, विद्युत धारा उसी को बोलते हैं जिससे होकर इलेक्ट्रॉन पास हो। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से पास नहीं होगी तो उसकी चालकता घटेगी। चालकता क्या है, विद्युत चालक का एक गुण है, यानी चालकता घट जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, क्या तापमान बढ़ाने से किसी भी विद्युत चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, बोलेंगे जी बढ़ता है। तो यदि बढ़ता है तो भी चालकता क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ से याद रखिएगा। फिर अगले सेट में हम क्वेश्चन आपका और चालक से देंगे। यहाँ चालक से संबंधित तापमान, विशिष्ट प्रतिरोध,
प्रतिरोध, ये सबसे क्वेश्चन था। क्योंकि एक सुने होंगे R बराबर रेजिस्टेंस बराबर रो इंटू एल बाय ए सुने होंगे, यही हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है। इसका मात्रक भी पूछता है, ओम इंटू मीटर भी होता है और बताएंगे। तो आप देख रहे होंगे R तो खुद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, रो से है, और ये खुद ये जो R ये रो निर्भर करता है वो तापमान और पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। तो ये बताइए तापमान बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा कि नहीं? जब रो बढ़ेगा, रो का मान बढ़ेगा जिसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं, तो ये प्रतिरोध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो यूँ कह सकते हैं तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विशिष्ट प्रतिरोध, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R। इस तरह लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं कि तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विशिष्ट प्रतिरोध और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस का भी होता है। यानी तापमान को बढ़ाइएगा तो ये बढ़ेगा लेकिन कंडक्टिविटी घटेगी, तापमान को बढ़ाइएगा तो ये भी बढ़ेगा लेकिन C घटेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इतनी सारी बातें लिख लीजिएगा। अगले सेट में हम औचालक से संबंधित क्वेश्चन डालेंगे और तापमान, रेजिस्टेंस और विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन क्लियर करेंगे। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करेंगे। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, बार बार पूछे जाते हैं कि ये किस सिद्धांत पे आधारित है। तो परमाणु बम सुने होंगे कि एक छोटा सा परमाणु, नागासाकी हिरोशिमा की बात वाला भी सुने होंगे कि एक छोटा सा, ये मान लीजिए इतना बड़ा गोला परमाणु एक बम होता है, इसको यदि एक बड़े शहर पे हम लोग गिरा देते हैं तो पूरे के पूरे ये शहर ध्वस्त हो जाता है। ऐसा क्यों भाई? ये एक छोटा सा ही बम था और गिराए तो ऐसा क्यों? तो बोलेंगे अच्छा ये हो सकता है, पहला तो ये कि इसको जब गिराए तो ये छोटे छोटे कण में क्या हुए? टूटे। क्या हुए? छोटे छोटे कण में टूटे। इसका मतलब बोले अच्छा विखंडन। पहला क्या हुआ? विखंडन। एक चीज़ तो समझ में आया। दूसरा बोलेंगे अच्छा यदि ये छोटा सा ही गिरता और ये क्या होता, इतना से कितना बड़ा एनर्जी निकलेगा? बहुत छोटा एनर्जी निकलता। लेकिन यदि एक बड़ा शहर ध्वस्त होता है तो इससे निकलने वाले जो एनर्जी होता है, जो तापमान होता है, कहीं ना कहीं वो कंट्रोल में नहीं होता है, यानी अनियंत्रित होता है। क्या होता है? अनियंत्रित होता है। इसका मतलब दो चीज़ें निकल कर आई कि इस परमाणु बम में, एक तो इस परमाणु बम का एक छोटा सा गोल, एक इतना बड़ा गोला था, इससे एक छोटा छोटा बना। कैसे बना? तो विखंडन से। और इतनी बड़ी मात्रा में जो ऊर्जा निकलती है, इसका मतलब इसमें जो रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होती है, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो अनियंत्रित होती है, कंट्रोल में नहीं होती। यदि कंट्रोल में होती तो जहाँ गिराते वहीं तक निपट जाता है, लेकिन बहुत दूर तक ये ले जाता है, बहुत दूर तक नुकसान पहुंचाता है। मतलब ये अनकंट्रोल है, अनियंत्रित है। इसका मतलब किसका टूटता है? तो ये नाभिक का टूटता है। यानी इस प्रकार जो परमाणु बम हुआ हमारा, उसका क्या हुआ? नाभिकीय विखंडन हुआ। नाभिक का क्या हुआ? नाभिकीय यानी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन हुआ। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन हुआ। ये आप याद रखेंगे। आज के बाद शायद आप लोग नहीं भूलेंगे कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बोलेंगे नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। एक छोटा सा परमाणु बम गिराते हैं, एक छोटा सा पदार्थ गिराते हैं, लेकिन एक बड़े शहर को ध्वस्त करता है। इसका मतलब उससे निकलने वाली जो एनर्जी है, जो तापमान है, वो अनकंट्रोल होता है, जिसको रोका नहीं जा सकता है। अनियंत्रित होता है। एक छोटा सा गिराते हैं लेकिन उसे भी छोटे छोटे एक चैन के रूप में टूटता जाता है, यानी उसका विखंडन होता है, तभी तो टूटता है। टूटने का मतलब क्या? विखंडन। और किसका टूटना? तो नाभिक का टूटना। इसका मतलब जो आंसर होगा ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होगा। एग्जाम में देता है कि बताइए परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। ये तो आसान हो गया, लेकिन इसमें लगा देगा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे मारना है। किसमें मारना है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे मारना है। चलिए इसी से और बहुत सारा क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर। परमाणु भट्टी का नाम सुने होंगे। किसका नाम? परमाणु भट्टी। जैसे हमारे भारत में बहुत सारे परमाणु भट्टी, रावतबाटा परमाणु भट्टी है, ये सब जो सुने हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें परमाणु पदार्थ ही हम लोग यूज करते हैं। जिस प्रकार परमाणु बम में जो पदार्थ ईंधन के रूप में यूज करते हैं वो यूरेनियम 235 है, और एक क्या है? प्लूटोनियम 239 है। ये परमाणु बम में क्या करते हैं? ये यूज करते हैं ईंधन के रूप में। यही ईंधन है जो इतने बड़े तापमान और इतने बड़े शहर को जो ध्वस्त करता है, उसमें जो पदार्थ यूज करते हैं यही पदार्थ है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 239। तो लेकिन बताइए इसको जो जब इसी पदार्थ का जब यूज परमाणु भट्टी में किया जाता है, हम लोग परमाणु भट्टी में जो यूज करते हैं बिजली उत्पादन में, जो सुने होंगे कि कोयला से भी बिजली उत्पादन होता है, उसके बाद हमारे परमाणु ये क्या बोलते हैं नाभिकीय ईंधन से भी परमाणु उत्पन्न होता है। तो यही परमाणु भट्टी में यही ईंधन का यूज करते हैं, यूरेनियम 235 का और प्लूटोनियम किसका? 239 का। यहाँ भी ये दोनों टूटता है। विखंडन तो यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो विखंडन होता है वो यहाँ कंट्रोल होता है, क्योंकि यदि कंट्रोल नहीं होता तो आसपास के जो परमाणु भट्टी के आसपास शहर होते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? कंट्रोल होता है। होता तो है विखंडन ही, होता क्या है? विखंडन है। यहाँ पे भी नाभिक ही टूटता है, लेकिन जो टूटता है वो कंट्रोल में टूटता है। तो याद रहे, आप लोगों को पूछे परमाणु बम किस सिद्धांत पे आधारित है, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे। जबकि परमाणु भट्टी किस पे आधारित है? तो ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। ये हो गया आपका परमाणु बम अनियंत्रित है, अनियंत्रित। जबकि परमाणु भट्टी या परमाणु रिएक्टर ये क्या हो गया?
नियंत्रित, तभी तो बिजली हम लोग उत्पादन कर लेते हैं कि इसे जो मान लीजिए 11,000 वोल्ट जो भी उत्पादन करते हैं नियंत्रित में कर पाते हैं। इसलिए नियंत्रण विखंडन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया परमाणु भट्टी में भी होता है, लेकिन कंट्रोल में होता है नियंत्रण में, जबकि परमाणु बम अनकंट्रोल में, दोनों में ईंधन सेम यूज करते हैं हम लोग। अब यदि बात कर लेते हैं बाकी बात, तो इसमें कंट्रोल, इसलिए इसमें जो कंट्रोल होता है, इसमें कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलिंग पदार्थ हमारा होता है, इसी में आप लोग पढ़ते होंगे, हम लोग पढ़ते हैं कि मंदक के रूप में यूज़ करते हैं, शीतलक के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे मंदक के रूप में भारी जल हो गया, हल्का जल, समान जल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया। ये क्या करता है, ये न्यूट्रॉन की गति को मंद करता है, जबकि परमाणु बम में न्यूट्रॉन की गति को मंद करने वाला कोई नहीं होता है। यही वजह है कि वो एक श्रृंखला अभिक्रिया बनाते जाती है टूटते टूटते, और वो क्या करता है, काफ़ी मात्रा में तापमान उत्पन्न करके वो क्या करता है, आसपास को ध्वस्त कर देता है। जबकि इसमें क्या होता है, कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये बड़ा सा छोटे छोटे रिएक्शन में नहीं, क्योंकि एक न्यूट्रॉन टूटता है तो इससे फिर 3 टूटता है, फिर एक 3 करके इसे चेन रिएक्शन बनाता है। फिर शीतलक के रूप में यूज करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग, शीतलक के रूप में जिसको कूलेंट बोलते हैं। यानी अत्यधिक शीतलक का मतलब क्या होता है, जो अत्यधिक मात्रा में जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उष्मा जो उत्पन्न करते हैं, उसको कम करे, ठंडा रखे, तो उससे वायु पास करवाते हैं, जल या कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टर में प्रवाहित करवाते हैं। इस प्रकार नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम बोरॉन का यूज करते हैं। इस प्रकार तभी जाके ये क्या होता है, तभी जाके हमारा जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो होती है परमाणु रिएक्टर में, वो नियंत्रित होती तो है नाभिकीय विखंडन, लेकिन नियंत्रित होती है। हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन बम जो हमारा होता है, इसमें हाइड्रोजन बम सुने होंगे बहुत सारे देश, हाइड्रोजन बम, जैसे उत्तरी कोरिया बना रहे हैं हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है, ये भी बम है, जब बम है तो ये भी नुकसान पहुंचाएगा। इसका मतलब बोलेंगे अच्छा इसमें भी अनियंत्रित अभिक्रिया होगी तो अनियंत्रित, तभी तो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा एक छोटा सा गोला। लेकिन इसमें नाभिक का विखंडन नहीं होकर नाभिक का संलयन होता है। यानी हाइड्रोजन बम में क्या होता है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। तो याद रहे 3 चीज़ बताए, परमाणु बम में नाभिक का विखंडन होगा, कैसा विखंडन, तो अनकंट्रोल, अनियंत्रित होगा। परमाणु भट्टी या परमाणु रिएक्टर में नाभिक का विखंडन होगा, लेकिन कैसा विखंडन, तो नियंत्रित होगा। ठीक है ना, नियंत्रण करने वाले बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, नियंत्रक छड़ के रूप में, सबका नाम आप लोग को बताया भी जस्ट पहले। उसके बाद लेकिन हाइड्रोजन बम में जिस तरह ये अनियंत्रित होता है परमाणु बम, इसी तरह हाइड्रोजन बम भी अनियंत्रित होता है। लेकिन यहाँ पे जो नाभिक न टूट के एक छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार सूर्य में जो ऊर्जा मिलती है, सूर्य से ऊर्जा जो मिलती है, वहाँ जो रिएक्शन होता है नाभिकीय संलयन का होता है। ठीक ना, उसी प्रकार हाइड्रोजन बम में जो होता है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। यहाँ से मेन बातें आपको बता दिए, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है। मानव एवं यंत्र के मध्य, तो ये जो करता है वो साइबरनोटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, साइबरनोटिक्स कहलाता है। क्रायोजेनिक की यदि बात करेंगे तो जो क्रायोजेनिक है, बहुत कम तापमान पर सामान का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है या उसके व्यवहार की जाँच किया जाता है बहुत कम तापमान पर। क्रायोजेनिक का मतलब, क्रायोजेनिक में किसका अध्ययन करते हैं, तो बहुत कम तापमान पर सामान का उत्पादन या सामान के व्यवहार का पता लगाया जाता है क्रायोजेनिक में। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो आप सुने होंगे कि बिना मिट्टी का क्या किया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स में पौधा उगाया जाता है या फसल उगाया जाता है बिना मिट्टी का, हाइड्रोपोनिक्स में। उसके बाद डाइटेटिक्स क्या हो गया, डाइटेटिक्स में ये डाइजेस्टिव से डाइटेटिक्स बना है, इसमें भोजन और पोषण मानव को कैसे प्रभावित करता है इसका अध्ययन किया जाता है। डाइटेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, भोजन और पोषण मानव को कैसे प्रभावित किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक बता ही दिया आपको, बहुत कम तापमान पे, और क्रायोस का मतलब ये होता है बर्फ की तरह शीतल, यानी बहुत कम तापमान पे इसका यूज किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि शीत प्रकोष्ठ में आप लोग सुने होंगे कि फसल जो वगैरह वो बचता है, आलू टमाटर प्याज बोलता है ठंडा घर में रखा जाता है। आखिर वो रखा जाता है यानी कि उसको उपजाए ठंडा में और फिर उसको यूज कर रहे हैं बरसात में भी, तो ऐसा क्यों? तो बात ये होता है, जब फसल वगैरह को हम लोग काट के यदि किसी घर में रख भी देते हैं तो उसके बाद भी वो शोषण की क्रिया करती रहती है पकने के लिए। तो जब कोई पक जाएगा और उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, फिर ज़्यादा दिन के बाद वो सड़ जाएगा। तो यही क्या किया जाता है, यानी उसके अंदर जो ये शोषण की जो क्रिया होती है फसल में, ये ठंडा घर में जब रखते हैं तो क्या करता है, ये क्रिया को कम कर देता है। यानी शोषण दर की जो क्रिया होती है, शोषण दर की क्रिया जो फसल की होती है, उसको क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं, अर्थात सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति को सीमित कर देते हैं। ऐसा बात नहीं कि वो मार देते हैं, नहीं मारते नहीं है, और ऐसा भी बात नहीं है कि सूक्ष्म जीव वगैरह और जो ईस्ट हो गया, फफूंदी हो गया, ये कम तापमान पर, ऐसा बात नहीं है कि ये उत्पन्न नहीं होता है, होता है, लेकिन वो क्या होता है, कम मात्रा में उत्पन्न होता है। यही वजह है कि शीत प्रकोष्ठ या ठंडे घर में हम लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को दीर्घ समय के लिए, लंबे समय के लिए भंडारण करते हैं, ताकि फसल जो है, जो भी खाद्य पदार्थ हो, उसके शोषण दर की क्रिया कम हो और वो लंबे समय तक रखा जा सके या रह सके, जिसको बाद में हम यूज कर सकते हैं।
तो इस प्रकार याद रखिएगा कि शीत प्रकोष्ठ या खाद्य परिरक्षण, शीत प्रकोष्ठ या खाद्य परिरक्षण जो हो गया हमारा क्यों किया जाता है, तो शोषण दर का हरण करने के लिए, हरण का मतलब कम करने के लिए, या जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करना, या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति को सीमित करना। ये तीनों ऑप्शन एग्जाम में कोई भी दिखे मार दीजिए। पहला शोषण दर की क्रिया का ह्रास कराना, या जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम होना, या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति को सीमित किया जाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमिलित कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दिया है द्राक्ष शर्करा, फल शर्करा, दूध शर्करा, चीनी शर्करा, स्टीविया। देखिए द्राक्ष शर्करा जो है हम लोग सुक्रोज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? द्राक्ष शर्करा हम लोग सुक्रोज को बोलते हैं। फल शर्करा में सुने होंगे, फल शर्करा में फ्रक्टोज होता है जो प्रकृति का सबसे मीठा क्या होता है, यानी स्वीटेस्ट पदार्थ होता है, प्रकृति का सबसे मीठा पदार्थ फ्रक्टोज हो गया। उसके बाद दूध में जो शर्करा पाया जाता है सुने हैं लैक्टोज शुगर पाया जाता है। इसमें जो शुगर पाया जाता है दूध में कौन सा? लैक्टोज पाया जाता है। और चीनी में जो पाया जाता है हमारा, चीनी में जो होता है वो क्या होता है हमारा, ये ग्लूकोज हो जाएगा। और स्टीविया में जो बच गया वो प्राकृतिक स्वीटनर हो गया। ये स्टीविया में कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक स्वीटनर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ बताना चाहेंगे द्राक्ष शर्करा जो होता है ग्लूकोज, द्राक्ष शर्करा को ग्लूकोज भी बोलते हैं। फल शर्करा में फ्रक्टोज पाया जाता है। उसके बाद जो आपका दूध में पाया जाता है वो लैक्टोज पाया जाता है। चीनी में आपका सुक्रोज पाया जाता है। जो बच गया लास्ट में प्राकृतिक स्वीटनर है स्टीविया। ये सब आप कॉपी में लिख लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ दे द्राक्ष शर्करा किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे ग्लूकोज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? यानी ग्लूकोज का दूसरा नाम ही क्या हो गया? द्राक्ष शर्करा। फल शर्करा का दूसरा नाम फ्रक्टोज हो गया। फल शर्करा यानी फल में जो शर्करा पाया जाता है उसको फ्रक्टोज बोलते हैं। द्राक्ष में जो शर्करा पाया जाता है उसको ग्लूकोज बोलते हैं। चीनी में शुगर पाया जाता है। इस प्रकार आप कॉलम मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, यानी कौन सा तत्व जो उर्वरक में क्या होता है? नहीं पाया जाता है। चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करेंगे। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, यानी पोषक तत्व की बात कर रहा है। किस तत्व की? यानी वह पोषक तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। चलिए हम बता देते हैं, इसको नोट भी कर लीजिएगा। एक जो उर्वरक में पोषक तत्व होता है उसको बोलते हैं बृहद पोषक तत्व। बड़ी मात्रा में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं इसी को स्थूल पोषक तत्व भी बोलते हैं। स्थूल पोषक तत्व बोलते हैं। ये जो होता है टोटल 6 होता है। एक तो याद रखिएगा, नाम प्रदीप कुमार, NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, और CA, Mg और S कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। यानी बृहद पोषक तत्व पूछेगा उर्वरक में तो बताएंगे नाम प्रदीप कुमार, CA, Mg और S। यानी N से नाइट्रोजन, P से प्रदीप, P से फॉस्फोरस और K से हो गया पोटेशियम, CA से कैल्शियम और Mg से मैग्नीशियम, S से सल्फर। तो यानी उर्वरक में पाए जाने वाला बड़ी मात्रा में पोषक तत्व कौन सा? बृहद या स्थूल पोषक तत्व पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? टोटल 6। कौन सा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अब दूसरा जो याद रखना है वो सूक्ष्म पोषक तत्व, कम मात्रा में, जो कम मात्रा में सूक्ष्म तत्व जो पाए जाएंगे, पोषक तत्व जो पाए जाएंगे वो भी याद रखना है हमको 6 से 7। कौन सा? तो एक बोरॉन, एक क्लोरीन, एक कॉपर। ये 3 याद रखेंगे, पार्ट में याद रखिए। उसके बाद आयरन Fe, मैग्नीज Mn, फिर Zn जिंक और मोलिब्डेनम Mb हो गया। यानी ये टोटल जो है कम मात्रा में जो पोषक तत्व उर्वरक में पाए जाते हैं टोटल वो कौन सा है? तो टोटल कितना है? 7 है। कौन सा? तो बोरॉन, क्लोरीन और कॉपर। बोरॉन एकदम ये लिख लीजिएगा, यही सब छुपा रुस्तम क्वेश्चन होता है एग्जाम में आते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मोलिब्डेनम। अब बृहद में बता दिए NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और CA, MgS, CA से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, S से सल्फर। इधर छोटा में कौन सा हो गया? बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मोलिब्डेनम। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। वह तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, ना तो इसमें सूक्ष्म लगाया ना तो बृहद लगाया। तो एक चीज हम देखें, सूक्ष्म और बृहद में नाइट्रोजन भी था जो किस में आ रहा था? बृहद में। क्लोरीन था जो किस में आ रहा था? सूक्ष्म में। फॉस्फोरस किस में आ रहा था? याद कीजिए NPK बृहद में। हाइड्रोजन ना तो सूक्ष्म में आया ना तो सूक्ष्म में बताए थे 6, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर 6। और सूक्ष्म में कौन सा आ रहा था? वो बृहद था। सूक्ष्म में कौन सा आ रहा था? तो बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर। उसके बाद हो गया आयरन, मैग्नीज, जिंक और कौन सा हो गया? मोलिब्डेनम हो गया। फॉस्फोरस, इसकी चर्चा हाइड्रोजन की हुई नहीं, तो इसका आंसर ये। तो ये दिया, ना तो बृहद आपसे पूछा, बृहद को स्थूल बोलते हैं, ना तो आपसे सूक्ष्म पूछा, तो ये आंसर दिए। लेकिन यही दे देगा निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो ये याद रखना है। तो बृहद याद रखेंगे, सूक्ष्म ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो ये लिख के याद कर लीजिएगा आप लोग। 6 याद करना है बृहद पोषक तत्व या उसी को स्थूल बोलते हैं, और 7 याद करना है ये 6 कौन सा हो गया? NPK नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K से पोटेशियम। पोटेशियम का K सिंबल है, लैटिन नाम है कैलियम, कैलियम से K आया है।
तीन और हो गया, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, ऐसे सल्फर, ये बृहद या स्थूल हो गया। उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व बोलेगा तो ये 7 याद रखना है, बोरॉन, क्लोरीन और कॉपर हो गया। बोरॉन, क्लोरीन और कॉपर, कॉपर को तांबा ही बोलते हैं, क्यूप्रम से आया है, ये लैटिन नाम है क्यूप्रम, क्यूप्रम का ये संक्षेप रूप है Cu। उसके बाद हमारा आ गया 4 और बचा हुआ, कौन कौन सा, तो आयरन, मैग्नीज, जिंक और एक हो गया आपका कौन सा, सल्फर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। सबसे बात करेंगे यूरिया की बात करेंगे तो यूरिया का दूसरा नाम जो होता है वो एमाइड होता है, इसलिए आंसर इसका एमाइड, यानी यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है, इसको एमाइड भी बोलते हैं। नाइट्रोजन जो यूरिया में होता है वो लगभग 46.7%, यानी इसको हम लोग 47% भी बोल सकते हैं, 47 नहीं रहे 46 रहे तो ये मार सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया यूरिया का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CONH2 का होल 2। यदि आप ये होल 2 का मतलब हुआ कि ये दो नाइट्रोजन के लिए और ये दो इसके लिए, दोनों से मल्टीप्लाई होता है। यदि इसको तोड़ेंगे तो लिखाएगा CON2H4, क्योंकि यहाँ N1 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2 N2 हो जाएगा, और H2 है 2 × 2 4 हो जाएगा। यानी इसका मतलब CON2H4, इसको और अरेंज करके लिखेंगे तो लिखेंगे इसको CH4 और ये N2O। ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। इसी में पूछ देता है यूरिया में कौन कौन सा तत्व शामिल है, तो एक देखिए कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन, यानी यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तत्व शामिल है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा, जो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, एमाइड के रूप में पाया जाता है, एमाइड के रूप में पाया जाता है। यूरिया का दूसरा नाम एमाइड नहीं है, सॉरी, कार्बामाइड है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बामाइड भी बोलते हैं यूरिया को। और जो यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है वो एमाइड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में, एमाइड के रूप में पाया जाता है। एक और एग्जाम में पूछता है कि यूरिया का उत्पादन जो होता है, अर्थात जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है। तो एक लिक्विड अमोनियम को क्या किया जाता है, यानी द्रव अमोनिया जो होता है NH3 को क्या किया जाता है, CO2 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। तो ये बन जाता है आपका CONH2 का क्या बन जाता है, होल 2 बन जाता है, CONH2 का होल 2 बन जाता है। याद रहिए यहाँ भी देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ भी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसे यूरिया को हम लोग कार्बामाइड भी बोलते हैं, और यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। तो आंसर ये हो जाएगा, याद रखिए इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर चलते हैं। वही है, निम्न में किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, क्लोरीन। तो अभी बताए थे जस्ट कि द्रव अमोनिया का जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जगह नहीं यदि द्रव अमोनिया देता तो वो आंसर होता, यदि ए में कार्बन डाइऑक्साइड, बी में द्रव अमोनिया और सी में ए और बी दोनों देता, दोनों मारते, क्योंकि हम पता है कि द्रव अमोनिया यानी NH3 और CO2 का जब रिएक्शन होता है तो बनता है क्या, CONH2 का क्या बनता है, होल 2 बनता है। इसी को हम लोग CH4N2O भी बोलते हैं, CH4NH2 भी हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं। यूरिया का दूसरा नाम क्या हो गया, कार्बामाइड हो गया। यूरिया नाइट्रोजन में नाइट्रेट के रूप में, ये एमाइड के रूप में पाया जाता है। यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है 46.7 अर्थात 47% होता है या 46। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित उर्वरक है, तो यूरिया, कैम, अमोनियम सल्फेट, तो ये APK नहीं NPK होगा, ठीक ना, ये हमारा मिश्रित उर्वरक हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा है प्रावैग्निक किरणों का विच्छेद कर सकता है। प्रावैग्निक किरणों को क्या कर सकता है, विच्छेद कर सकता है। तो याद रखिएगा क्रूस कांच, जो धूप का चश्मा बनाया जाता है क्रूस कांच का ही बनाया जाता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है कि क्रूस कांच में ही ऐसी क्षमता होती है जो प्रावैग्निक किरणों को क्या करे, वो रोक सके, उसे विच्छेद कर सके। तो ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। कांच के बाद याद रहेगा आप लोगों को कि जो चश्मा में यूज किया जाता है क्रूस कांच किया जाता है। कैसे याद रखेंगे, इसलिए याद रखेंगे कि क्रूस कांच ही क्या करता है, सूर्य से आने वाली प्रावैग्निक किरणों को क्या करती है, विच्छेद करती है, अर्थात इसे रोकती है, ताकि हमारा आंख क्या हो, नुकसान नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है, तो समझेंगे। शाकनाशक का मतलब क्या हो गया, जब हम लोग कोई जो फसल वगैरह लगाते हैं उसमें जब अवांछित पौधे वगैरह आ जाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है किसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा। तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, सोडियम क्लोरेट होगा। क्लोराइड नहीं, क्लोरेट लिखेंगे, क्या होगा, सोडियम क्लोरेट। इसका केमिकल फॉर्मूला NaClO3 होता है, क्लोरेट होता है, जबकि क्लोराइड को Cl सिर्फ बोलते हैं, क्लोरेट को ClO3 बोलते हैं, Na को सोडियम। तो यहाँ पे सोडियम क्लोरेट हो जाएगा। एक और याद रख लेंगे, ब्यूटाक्लोर भी जो क्या है, शाकनाशक का काम करता है। शाकनाशक किसको बोलते हैं या शाकनाशी किसको बोलते हैं, तो जब कृषि क्षेत्र में कोई भी अवांछित खरपतवार क्या उगाते हैं और उसको नष्ट करने के लिए जो रसायन होते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, शाकनाशी रसायन बोलते हैं। तो याद रखिएगा सोडियम क्लोरेट या ब्यूटाक्लोर का नाम याद रखिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 14 है
14 बोलता है निम्नलिखित में किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार नहीं होगा, चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। लाल रंग जो दिखाई देता है, याद रखिएगा, लाल रंग स्ट्रोंसियम के कारण होता है। हरा रंग जो होता है आपका बेरियम के कारण होता है। हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है, बेरियम के कारण। लाल रंग स्ट्रोंसियम, हरा रंग बेरियम। उसके बाद एक पीला रंग भी होता है, यानी पटाखा फूटेगा और पीला रंग आसमान में यदि दिखाई दिया तो समझेंगे उसमें क्या है? सोडियम है। क्या है? सोडियम। पटाखा फूटा और आसमान में यदि हमको लाल रंग दिखाई दिया तो समझेंगे स्ट्रोंसियम। यदि हरा रंग दिखाई दिया तो समझेंगे उस पटाखा में जो रासायनिक पदार्थ है बेरियम मिला हुआ है। यदि पीला रंग दिखाई दिया तो समझेंगे सोडियम मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? सोडियम मिला हुआ है। यदि पीला रंग यदि मिला तो क्या आप समझेंगे कि सोडियम रासायनिक पदार्थ मिला हुआ है उस पटाखा में। लाल रंग यदि मिला तो समझेंगे स्ट्रोंसियम है। और उसके बाद हरा रंग मिला तो समझेंगे क्या है? बेरियम रासायनिक पदार्थ पटाखा में मिला है। नीला रंग यदि मिलता है तो समझेंगे कॉपर है। समझे होंगे ब्लूटूथ, ये नीला थोथा के नाम से सुने होंगे, कॉपर का ही कंपाउंड होता है, इसलिए नीला कॉपर से याद रखिएगा। तो 4 कलर याद रखिएगा, लाल, हरा, पीला और नीला। लाल स्ट्रोंसियम के कारण, पीला सोडियम के कारण। आप देखे होंगे रोड में भी, जो याद कीजिए, रोड में जो आप देखते हैं एक जो चमकदार लाइट जो आप लोगों को दिखाई देता है वो क्या होता है? सोडियम ही उसमें कुछ मात्रा सोडियम ही उसमें रहता है। पीला पीला कलर का जो आपको दिखाई देता है उससे भी याद कीजिएगा कि रोड पर जो हमारा जो पीला दिखाई दे रहा है सोडियम है। यानी पटाखा यदि फूटता है आसमान में, पीला रंग यदि उसे चमकदार दिखाई देता है तो समझेंगे उसमें सोडियम है। नीला दिखाई देता है तो कॉपर से याद रखेंगे, नीला थोथा के नाम से, कॉपर सल्फेट जिसको बोलते हैं। लाल रंग स्ट्रोंसियम हो गया और हरा रंग बेरियम हो गया। 4 लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियां नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर कीजिए। ऐसा क्वेश्चन इसलिए हम डालते हैं ताकि ये क्या हो, बहुत सारे सिद्धांत एक जगह हम लोग पढ़ सकें। आप लोग को बताए थे म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। और म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। और नव डार्विनवाद का भी सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज दिया था। तो ए का सीधा चला जाएगा ह्यूगो डी व्रीज 4। ए का क्या हो जाएगा? 4। विकास का सिद्धांत आप लोगों को बताए थे। विकास का जो सिद्धांत दिए थे किसने दिए थे? चार्ल्स डार्विन साहब दिए थे। इसी को प्राकृतिक चयनवाद का भी सिद्धांत हम लोग बोलते हैं, प्राकृतिक वर्णवाद का भी सिद्धांत बोलते हैं, या डार्विनवाद का भी सिद्धांत बोलते हैं। इन्होंने ही दिया था। सिद्धांत का नाम था युक्तम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी दिया था। और ये जिस पुस्तक में छपा था उस पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जबकि द ओरिजिन ऑफ लाइफ था ए.आई. ओपेरियन साहब का था। भौतिकवाद या पदार्थवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया था। उसके बाद एक जीन एक एंजाइम, यानी 2 का 3 हो जाएगा। एक जीन और एक एंजाइम के जो बीडल एवं टैटम किए थे, किसने थे? बीडल एवं टैटम। ओपेरॉन अवधारणा दिया था जैकब। ये आप इसको 1 लाइनर के रूप में आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि ओपेरॉन अवधारणा किसने दिया? तो जैकब एवं मोनोड ने। ऐसा बात नहीं है कि यही एजिट क्वेश्चन आएगा, हो सकता पूछ दे ओपेरॉन अवधारणा किसने दिया? जैकब और मोनोड। दे एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने किया? तो बीडल एवं टैटम। इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। इस प्रकार आप नीचे मिला लीजिएगा, बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, निम्न में कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? तो आप लोगों को हम एक ट्रिक बताए थे, पिछला सेट में भी डाले थे कि पैडल पाइप फिश याद रखिएगा, पैडल पाइप फिश, फ्लाइंग कैट फिश, फ्लाइंग बिल्ली उड़ती है, फ्लाइंग कैट फिश। उसके बाद गोल्डन ग्लोब फिश बताए थे, यानी गोल्डन नहीं होता, गोल्ड या गोल्डन भी लिखा होता है, गोल्डन ग्लोब फिश। सब में लास्ट में फिश लगाएं। पैडल फिश हो गया वास्तविक मछली, पाइप फिश हो गया वास्तविक मछली, फ्लाइंग फिश हो गया वास्तविक मछली, कैट फिश हो गया वास्तविक मछली, उसके बाद गोल्डन फिश हो गया वास्तविक मछली, और उसके बाद एक हो गया ग्लोब फिश वास्तविक मछली। 6 मछलियां बताए थे। अब 6 भी याद रखते हैं, काफ़ी है। एक आप लोगों को समुद्री घोड़ा बताए थे, इसी का नाम है हिप्पोकैम्पस नाम है। समुद्री घोड़ा बताए थे, इसी का नाम भी क्या है? हिप्पोकैम्पस भी नाम है। एक और नाम बताए थे, शायद हम भी भूल रहे हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाए, निम्न में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो ये समुद्री घोड़ा है, जिसे हिप्पोकैम्पस भी बोलते हैं इसको हम लोग। और 6 इधर याद रखिएगा। 1-2 और मछली का नाम आगे जब सेट में देंगे तो बताएंगे, बाकी बस सिर्फ वास्तविक मछली का नाम याद रखिए और वास्तविक तो अपने छांट लेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन सा पक्षी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा क्या है? पक्षी नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन पक्षी नहीं है तो आप देखिए, देख सकते हैं इस क्वेश्चन में पहला ये है गोल्डन महसीर। यही जो हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर, क्योंकि आपको बताए थे गोल्डन ग्लोब फिश के बारे में। तो ये एक प्रकार का क्या पक्षी नहीं है, ये एक वास्तविक मछली है। क्या है? हमारा वास्तविक मछली है, बाकी बस सबका सब क्या है? पक्षी है। तो इस प्रकार जब बढ़िया से आप पढ़ते हैं तो ऑप्शन से भी आप छांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि निम्नलिखित में कौन अंडे देती है सीधे बच्चे नहीं देती है? ये सीधे अंडे देती है बच्चे नहीं, ये एकिडना हो जाएगा। ये हमारा अपवाद में है। जब हम लोग प्रोटोथेरिया यूथेरिया ये सब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ये एक्सेप्शनल केस है कि स्तनधारी होते हुए भी क्या होता है, जो कोई भी स्तनधारी होता है तो वो अंडा नहीं देता है, वो बच्चा देता है। देखिए कंगारू भी होता है, ये भी एक बच्चा देता है, जो छोटे से चम्मच में क्या होता है वो बच्चे आ जाते हैं। लेकिन ये स्तनधारी होते हुए भी क्या होता है, बच्चा ना देके अंडा देता है। ये अपवाद है, अपवाद ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में अंडे देते हैं सीधे बच्चे नहीं देते हैं। यदि ये
क्वेश्चन ये घुमा के पूछ दिया, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा स्तनधारी जीव है जो कि बच्चे सीधे नहीं देके अंडा देते हैं, या अंडे देते हैं सीधे बच्चे नहीं देते हैं, वो कौन सा स्तनधारी? तो ये किडना है। स्तनधारी होते हुए ये अंडे बच्चे नहीं देके सीधे अंडे देते हैं, जबकि इनको बच्चे देना चाहिए था, अंडे नहीं देना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करते हैं। गुणसूत्र की वंशावली का सिद्धांत दिया था। गुणसूत्र की वंशावली का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, गुणसूत्र की वंशावली का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा सूटन एवं बावेरी ने दिया था। याद रखिएगा गुणसूत्र जो शब्द दिए थे, यानी गुणसूत्र जो शब्द की खोज किए थे, वो किए थे, शब्द जो दिया था वो दिया था वाल्डेयर साहब ने। किसने दिए थे? वाल्डेयर साहब ने दिए थे। जबकि गुणसूत्र की जो खोज किया गया था, जो गुणसूत्र का जो खोज जो सबसे पहले किए थे वो वाल्थर फ्लेमिंग साहब ने किए थे। याद रखिए गुणसूत्र की खोज किसने किया? वाल्थर फ्लेमिंग, वाल्थर फ्लेमिंग। लेकिन ये गुणसूत्र जो शब्द दिए, क्रोमोसोम जो शब्द की खोज की, वो वाल्डेयर साहब ने किए थे। कौन किए थे? वाल्डेयर साहब ने। लेकिन गुणसूत्र की खोज जो किया गया था वो किया था फ्लेमिंग साहब के द्वारा। और गुणसूत्र शब्द जो दिया गया तो वो दिए थे वाल्डेयर। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि गुणसूत्र शब्द की जो खोज किए थे, गुणसूत्र जो शब्द सर्वप्रथम दिया गया था वो वाल्डेयर साहब के द्वारा। लेकिन जो गुणसूत्र का खोज किए थे, गुणसूत्र शब्द नहीं, गुणसूत्र की जो खोज किए थे, जो ये गुणसूत्र जो क्रोमोसोम की जो बात करते हैं, इसका जो खोज किए थे वो वाल्थर फ्लेमिंग साहब ने किए थे। और इस गुणसूत्र को गुणसूत्र नाम दिया था वाल्डेयर साहब ने। और गुणसूत्र की वंशावली का सिद्धांत सूटन एवं बावेरी ने दिए। कौन हो जाएगा? सूटन एवं बावेरी हो जाएगा। तो गुणसूत्र से आप लोगों को याद रहेगा कि गुणसूत्र शब्द जो दिए किसने दिए? तो गुणसूत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किए वो जो किए वाल्डेयर साहब। लेकिन गुणसूत्र का खोज किया वो किए वाल्थर फ्लेमिंग साहब। मेंडल जो दिए थे स्वतंत्र अभिभवन का सिद्धांत दिए थे, जो मटर पौधे पे अपना परिरक्षण किए थे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 19 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। लास्ट क्वेश्चन है कि अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम से संबंधित पहले कुछ बातें हम लोग सीखेंगे। सबसे बात करेंगे ये अफीम। अफीम को इंग्लिश में ओपियम भी बोलते हैं। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफोरम है। क्या नाम है? पेपेवर सोमनिफोरम। पेपेवर क्या है? पेपेवर सोमनिफोरम नाम है, लिख लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो अवयव पाए जाते हैं, अफीम में जो अवयव पाए जाते हैं वो हमारा मॉर्फिन होता है। मॉर्फिन के बाद कोकीन होता है, पेपरिन होता है, हीरोइन पेपावेरिन होता है और हेरोइन होता है। जो आप लोगों को हमने बताया था कि इसका जो एनाल्जेसिक दवा के रूप में करते हैं, जो कि एनाल्जेसिक दवा दो बताए थे कि एक निद्राकारी होता है और निद्राकारी होता है। तो ये जो वगैरह जो मॉर्फिन वगैरह जो होता है ये निद्राकारी होता है। खाने के बाद क्या होता है? दर्द तो ठीक होता है, लेकिन क्या होता है? सुस्तीपन आ जाता है, नींद आती है। इसका मुख्य अवयव बार बार पूछता है, मॉर्फिन याद कर लीजिएगा। अफीम पोस्ता जो है इसका मुख्य अवयव क्या है? तो ये मॉर्फिन है। बाकी बार मॉर्फिन भी पाया जाता है, उसके बाद इसमें कोकीन भी होता है, पेपावेरिन भी होता है, हेरोइन। लेकिन इनमें से जो सबसे अधिक होता है वो मॉर्फिन होता है, याद रख लेना है। इसका क्वेश्चन जो है कि पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो अधपके फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। अधपके फल के लेटेक्स क्या होता है? इसमें एक चीरा मार दिया जाता है, इससे दूध निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका इसी से अफीम का पोस्ता जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये अधपके फल से प्राप्त होता है, अर्थात दूधीय लेटेक्स जो प्राप्त होता है अधपके फल से प्राप्त होता है। इस प्रकार याद रखिएगा कि अफीम का रासायनिक नाम पेपेवर सोमनिफोरम हो गया, इसका इंग्लिश नाम ओपियम हो गया। कहाँ से प्राप्त होता है? तो अधपके फल के दूधीय लेटेक्स से प्राप्त होता है। इसमें कौन कौन सा पदार्थ पाए जाते हैं मुख्य अवयव के रूप में? तो मुख्य अवयव के रूप में सबसे अर्थात अधिक मात्रा में मॉर्फिन, फिर कोकीन, पेपावेरिन और हेरोइन। इसका यूज कहाँ करते हैं? तो दवा के रूप में यूज करते हैं, अर्थात शांतिकारक दवा या अवसादकारी। अवसादकारी वही हो गया हमारा दर्द एनाल्जेसिक दवा के रूप में यूज करते हैं, शांतिकारक के रूप में, ताकि इसको ये दवा दे दें तो आसानी से ये सो जाए, नींद आ जाए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 20 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। क्वेश्चन 4 का भी एक वीडियो बना के आप लोगों ग्रुप में डाल देंगे और क्वेश्चन 5 भी देने की हम कोशिश करेंगे। शायद ये सेट नंबर 3 का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो कॉपी में लिख लीजिएगा। और ये हम वही क्वेश्चन सेट किए हैं जो एग्जाम में आए हैं, और वो क्वेश्चन सेट किए हैं जो एक क्वेश्चन से 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बन सके, और वो 10 क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ध्यान रहे आप लोग इसे पेन कॉपी पर लिख लेंगे और बार बार इसे रिविजन करेंगे। इसी के साथ